कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय जो हम मुद्दा लेके आए हैं बहुत अहम है, क्योंकि यहां पर हम देख रहे हैं कि मुफ्त की राजनीति यहां पर चरम पर होती नजर आ रही है। मुफ्त के वादे, मुफ्त की व्यवस्थाएं और ऐसे उपहार जनता को देने की बात कही जा रही है जिससे कि जनता आपके पक्ष में जनाधार दे। हालांकि तमाम विधानसभा चुनावों में, तमाम चुनावों में हमने देखा है कि मुफ्त की राजनीति को जनता ने सिरे से नकार दिया है। पर अभी जो कई चुनावों में हमें स्थिति देखी है वो स्पष्ट करती है कि शायद कुछ ऐसी जरूरतें हैं, अगर उस पर आप ध्यान देंगे या उस पर आप जनता को राहत देंगे तो शायद जनता भी आपके पक्ष में जनाधार देती नजर आएगी। कर्नाटक चुनाव की बात करें, चाहे हिमाचल चुनाव की बात करें, कांग्रेस ने वहां पर जो शपथ पत्र लिया, प्रतिज्ञा ली, जो एजेंडा लेके आए, जो मैनिफेस्टो लेके आए, उसका लाभ उनको वहां पर मिला। और हिमाचल और कर्नाटक में कांग्रेस ने सत्ता में आकर स्पष्ट कर दिया कि अगर आप बेहतर रणनीति के साथ जाते हैं और बेहतर नीति के साथ आप बात करते हैं तो कहीं ना कहीं इसको आपको लाभ मिलता है। यहां पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि चुनावों के बीच में जिस तरह से यहां मुफ्त की राजनीति की बात हो रही है वो कहीं ना कहीं हमारे देश की आर्थिक जो ढांचे हैं उसके लिए भी यहां पर नुकसानदेह है। क्योंकि अगर आप बिजली की बात करेंगे, अगर यहां पर आप अन्य व्यवस्थाओं की बात करेंगे, अगर आप यहां पर राजनीति की बात करेंगे, अगर आप यहां पर यह कहेंगे कि हां हम बेहतर आपके लिए करने जा रहे हैं तो वो तो ठीक है। पर यहां पर जिस तरह से हम देख रहे हैं कि यहां पर रसोई गैस सिलेंडर, महिलाओं को योजना 1500 रुपये महीने की, इसके अलावा किसानों का कर्जा माफ, बिजली का जो यूनिट आएगी वो 100 यूनिट तक माफ और 200 यूनिट में हाफ, और पेंशन का पुराना बहाली का यहाँ पर जो शपथ पत्र यहाँ पर कांग्रेस ने दिया है वो दिया है मध्य प्रदेश में। प्रियंका गांधी ने वहां पर अपनी सभा के दौरान इस बात को कही। आम आदमी पार्टी की बात करें, हमारी पार्टी भी इसी एजेंडे को लेकर, मुफ्त की राजनीति को लेकर यहाँ पर उत्तर प्रदेश में आई थी। तमाम तरह की बातें की गई पर जनता ने इस मुफ्त की राजनीति को सिरे से नकार दिया। कांग्रेस उत्तर प्रदेश में आई, स्कूटी से लेकर तमाम चीजें कही गई, लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा भी दिया, 40% महिलाओं को वोट भी यहाँ पर टिकट भी दिया। उसके बावजूद हमने देखा कि जो स्थिति थी परिणाम पक्ष में नहीं है। आम आदमी पार्टी को यहाँ पर कोई सीट नहीं मिली तो कांग्रेस महज 2 सीटों पर सिमट कर रह गई और महज 9.2% वोट यहाँ पर आपको मिला, जो 17 के मुकाबले केवल 0.06% ज्यादा था। यानी अगर 17 की चुनाव की बात करें, विधानसभा चुनाव की, तो कांग्रेस को महज 8.6% ही वोट मिला था। यहां जो मेरा मुद्दा है वो केवल ये नहीं कि मुफ्त की राजनीति के साथ साथ हम देख रहे हैं यहां पर अभियानों की ललक तो सबको है। सब यहां पर लगातार अभियान चला रहे हैं। कोई 75 शिविर कर रहा है, कोई यहां पर जनसंपर्क अभियान कर रहा है, कोई प्रतिज्ञा ले रहा है, कोई शपथ पत्र जारी कर रहा है, पर जनता के मुद्दों की कसक किसी में देखने को नहीं मिलती। मुफ्त की राजनीति की मिलती है, अभियानों की ललक मिलती है, पर गायब है जनता के मुद्दों की कसक। वो फिलहाल किसी के यहां पर नजर नहीं आ रही है। कारण क्या है? कारण यह है कि शायद अब इन राष्ट्रीय दलों को भी लगता है कि जनता भी ऐसे मुफ्त के वादों में यकीन करने लगी है। पर मैं आपको बता दूं कि जनता अगर सरकार बनाती है तो सरकार गिराती भी है, और मुफ्त की राजनीति से जितना दूर हो पाए, हाँ जो जरूरी चीजें उस पर जरूर काम होना चाहिए, चाहे वो किसानों की समस्या हो, चाहे किसानों की सिंचाई की बात हो, चाहे रोजगार की बात हो, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे विकास की बात हो, चाहे सड़कों की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, और चाहे अपनी सुरक्षा की बात हो। इन मुद्दों पे अगर आप कुछ बेहतर करेंगे तो शायद जनता आपकी चीजों को समझेगी। पर चूंकि जनता जनार्दन है, यहाँ पर तमाम तरह की व्यवस्थाओं को नकारती भी है, और जब उन व्यवस्थाओं को चुनती है तो सरकारें भी यहाँ पर बनाती है, और ये हम कई जगह, कई राज्यों में देख चुके हैं। अपने इस डिबेट के माध्यम से मैं केवल एक बात को यहाँ पर जरूर सामने रखना चाहूंगा कि अगर मुफ्त की राजनीति कर रहे हैं तो उसके लिए आप राजस्व कहां से लेके आएंगे,
कैसे मैनेज करेंगे। और कहीं ना कहीं सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आप मुफ्त की राजनीति करेंगे तो जनता को आप नाकारा बनाने की तरफ तो नहीं बढ़ा रहे कदम, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले को संज्ञान ले चुका है और हमने तमाम मुद्दों पर देखा है कि ऐसी राजनीति हुई है, बाद में जनता इस राजनीति को सिरे से नकार देती है। महत्वपूर्ण चर्चा विषय है, हमारे साथ मेहमान जो रूबरू करा दूं, विवेक श्रीवास्तव प्रवक्ता भाजपा से अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता सपा से तारिक खान अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से प्रदीप तिवारी अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता आपके रूप में इमरान लतीफ अपनी बात रखेंगे और विशेषज्ञ के रूप में यहाँ पर दिलीप हर्षवर्धन भाई अपनी बात कहेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा वो रहेगा विवेक श्रीवास्तव से। विवेक भाई, कांग्रेस यहाँ पर शपथ पत्र ला रही है, मध्य प्रदेश में दे दिया है और कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी ऐसा कुछ लेके आएंगे। हालांकि पहले स्कूटी, श्वेत पत्र, लड़कियों लड़ सकती हूँ, तमाम नारे दिए गए, पर उसके बाद नारे के बाद भी परिणाम खराब रहा था। क्या लगता है, पर जो हिमाचल और कर्नाटक के नतीजे आए हैं, कहीं ना कहीं उन पर अब आपको सोचना पड़ेगा। जनता के मुद्दों के लिए, अगर जनता के लिए यहाँ पर 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर मिलेगा, बिजली का बिल हाफ या माफ होगा, पुरानी पेंशन बहाली की बात होगी, जो कर्नाटक में उन्होंने कहा था वहाँ कर दिया है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए खतरे की घंटी है। या फिर आप इन व्यवस्थाओं पर अपने आप को भी मैनेज करिए या फिर एक अलग राजनीति की शुरुआत करिए। विवेक श्रीवास्तव। देखिए गौरव जी, जहाँ तक हिमाचल और कर्नाटक का विषय है जी, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्रों में लोक लुभावन वादे किए जी और मंत्रिमंडल विस्तार से जी पहले ही जी वहाँ डीजल पेट्रोल पे स्टेट वैट बढ़ा दिया। जी ले दे करके वो जनता पे ही है, जी कोई कांग्रेस ने अपने जेब से नहीं दिया। जी कहीं जनता इस छलावे में आती देखी गई, जी कहीं जनता ने इसको नकार दिया। जी उत्तर प्रदेश में भी इस तरह की घोषणाएं थी, जी स्कूटी से लेकर के तमाम वादे थे, जी लेकिन जनता ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। जी कांग्रेस के भी थे, आम आदमी पार्टी की भी इस तरह की घोषणाएं थी, जी जनता ने उसको गंभीरता से नहीं लिया। और पंजाब में ले लिया गंभीरता से। पंजाब की जनता अलग है क्या? पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ही की टक्कर थी, हम उसमें साइड पे थे। अच्छा, हम कभी वहाँ मुख्य प्लेयर नहीं नहीं, रहे। मैं तो वो मुख्यता की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा ना कि नकार दिया, तो पंजाब की जनता भी देश की जनता ही है, कोई अलग ऐसा तो है नहीं, बिल्कुल, अलग देश है। सब देश की जनता है हाँ, और लोकतंत्र में जनता का जनमत सर्वोपरि है, उसको सबको सम्मान करना चाहिए, हम भी करते हैं, इन्हें भी करना चाहिए। अच्छा, परंतु जी। ये देखने की आवश्यकता है कि क्या इससे देश की या प्रदेश की आर्थिक ढांचे को क्षति तो नहीं पहुंच रही। अच्छा, क्या देश श्रीलंका आदि स्थितियों की ओर तो नहीं बढ़ जाएगा। अच्छा। ऐसी स्थिति नहीं। आपको अपनी रेवड़ी नीति की पता है, आप क्या क्या बांटते हैं? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारों का विषय है, जी, किसान सम्मान निधि, हम्म, राशन, हम्म, कुछ ऐसी चीजें जो मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित है। अच्छा, लेकिन जिस तरह से मुफ्त बिजली के नाम पे खेल हो रहा, अच्छा, स्कूटी से लेकर के तमाम चीज़ इस तरह की बातें हो रही हैं, इसका एक आर्थिक दृष्टिकोण से मूल्यांकन होना चाहिए अच्छा। कि इससे प्रदेश के बजट पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और पुरानी पेंशन वाली मास्टर स्ट्रोक है ये विपक्ष का आपके लिए? देखिए, पुरानी पेंशन बहाली एक ऐसा विषय है इस पे कि चर्चा करना नहीं चाहते आप लोग? नहीं, बिल्कुल चर्चा इस पर भी हो सकती है। जी, मुझे नहीं लगता कि इसको जो प्रदेश सरकारें इस तरह से फैसला ले रही है वो बिना केंद्र के सहयोग के इसको लागू कर पाएंगी, अच्छा, जितना बड़ा ये फैसला है। अच्छा, बाकी आगे देखिए इसमें क्या क्या होता है, क्योंकि इतना बीच का एक कार्यकाल है जिसमें इतनी पेंडेंसी आ चुकी इसको लेकर के। अच्छा, उस पर क्या पक्ष है सरकारों का, ये भी महत्वपूर्ण है जी, कि कहाँ से आप पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, किस सन से करेंगे, नए वालों को देंगे या बीच में जो कार्यकाल है उनको भी देंगे।
ये सब तमाम चीज़ें हैं, जब तक पूरा स्पष्ट ना हो जाए तब तक उस पर कोई ऐसी चर्चा भी नहीं हो सकती। अच्छा। और जिन लोगों ने पुरानी पेंशन विषय को समाप्त किया और नई पेंशन प्रणाली लागू की, और फिर आज पुरानी पेंशन की मांग हो रही है। अच्छा, इसमें बड़ा एक मौजूद विषय ये है गौरव जी जी कि आईएएस कैडर ने अपने लिए तो पुरानी पेंशन स्कीम ही, जहाँ तक मेरी जानकारी, बहाल रखी, बिल्कुल, और अन्य कर्मचारियों पर नई पेंशन स्कीम थोप दिया। तो ये सब तमाम विस्तृत चर्चा का विषय, वो आपका डिबेट का भी विषय नहीं है। जी। जो विषय आपकी डिबेट का है, जिस तरह से कांग्रेस प्रतिज्ञाएं लेकर के आ रही है। अरे सरकार बना रही है, प्रतिज्ञा क्या ले रही है? सरकार बना रही है, नहीं, दूसरी जगह हरा दिया आपको, दूसरी जगह। देखिए, हिमाचल का जहाँ तक प्रश्न है, हाँ। हिमाचल में कुछ सीटें हम अपने बागियों से हारे, हारे तो बहुत परिणाम मामूली तो परिणाम अंतरों है। से जी। समीकरण बदले हैं। कर्नाटक का विषय है, कर्नाटक में जनता धार्मिक ने मुद्दे चल नहीं पाए, मौका, धार्मिक मुद्दे नहीं चल पाए। कर्नाटक में जनता ने मौका दिया है, अच्छा। हमें विपक्ष में बैठाया है। दोनों स्थितियों में हमारे ऊपर जिम्मेदारी है जी। कि हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में क्या करेंगे? प्रतिज्ञा पत्र लेके आ रही है, जहाँ आई है वहाँ बहाल कर दिया है, तो आपके लिए खतरे की घंटी है विवेक भाई? या उसी धर्रे पे चलना पड़ेगा, या अलग राजनीति करनी पड़ेगी आपको? क्योंकि यहाँ पर अगर बहाली करती रही जहाँ पर आ रही है तो आपके लिए नुकसानदेह हो जाएगा आने वाला 24 चुनाव, विधानसभा चुनाव। ये रणनीति का विषय है जी। नेतृत्व इसको गंभीरता से लेकर के इस पे रणनीति आगे की तय करेगा, जी। ये अलग विषय है। अच्छा। बाकी रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस अपने वादों पे कहाँ तक खरी उतरती है, अच्छा। ये भी चिंता का विषय है। अच्छा। पिछली बार भी इन्होंने मध्य प्रदेश में कुछ वादे किए थे, जब सरकार बनी तो उस पे से कुछ पे भी सरकार गिर गई थी, पर वहाँ पर जो समय मिला था, बोल रहा है ऑपरेशन जो समय मिला था उस समय में इन्होंने नहीं, ऑपरेशन देखिए, इन्हीं के लोग आ गए भाजपा में। अच्छा। बड़े बड़े नेता आए जी। और जो समय में नहीं मिला वहाँ पे शासन के लिए, उस शासन काल में इन्होंने कौन से अपने, अब चलिए वो ऑपरेशन लोटस पे बात नहीं करेंगे, वो तो विपक्ष के आरोप है कि तमाम मामले हैं कि मध्य प्रदेश की बात नहीं, यहाँ पर मुंबई की, महाराष्ट्र की बात भी कर सकते हैं, पर उस पर यहाँ चर्चा का विषय नहीं है। महाराष्ट्र का विषय देखिए गौरव जी, इससे इतर है। अच्छा। महाराष्ट्र में मैंडेट भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन को स्पष्टता मिला था। अच्छा। और उस जनमत को चुराने का काम कांग्रेस और एनसीपी ने किया था। अच्छा। और उस जनमत को हम इनके घर से उठा करके ले आए हैं। हमने उस जनमत की चोरी को रोका है, उस जनमत की चोरी को हमने रोका है। अच्छा, ठीक है। तारिक भाई, मुफ्त की राजनीति, अभियानों की ललक, जनता की नहीं कोई चिंता यहाँ पर किसी को नहीं है, पर जो राजनीति का आजकल क्रम चल रहा है उससे कहाँ तक हम जाने वाले हैं? क्योंकि यहाँ पर स्थिति ये है कि अगर आप उस धर्रे पे नहीं चले तो कहीं ना कहीं आपको नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि सपा समाजवादी पार्टी भी लगातार जनता के बीच अपने आप को बनाए रखने का प्रयास कर रही है, पर तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिन पर आज भी संघर्ष नहीं होता है। हम कानून व्यवस्था पर सरकार को घेरते हैं पर संघर्ष कोई नहीं करता, हम तमाम मुद्दों पर ट्वीट करते हैं पर संघर्ष कोई नहीं करता, हम तमाम मुद्दों पर सरकार को नीचा दिखाते हैं पर मुद्दों पर संघर्ष कोई नहीं करता। कारण क्या है? संघर्ष करने की आदत छूट गई है, या केवल ट्वीट की राजनीति भरोसा करने लगे हैं, या समझ चुके हैं कि शायद जनता स्वयं अगर बदलाव कर दे तो बदलाव स्वीकार कर लेंगे, खुद कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी लगातार अभियान चला रही है, प्रतिज्ञा ले रही है, शपथ ले रही है, और आपके यहाँ भी यहाँ पर शिविर चलाया जा रहा है, मैं मानता हूँ, पर यहाँ पर कुछ ऐसी चीज़ों को आप समझना पड़ेगा कि शायद उनसे कुछ चीज़ें हों, क्योंकि अभियानों की ललक तो सबके अंदर है, मुफ्त की राजनीति सब करना चाहते हैं, पर वास्तव में जनता के मुद्दों को यहाँ पर अगर वास्तव में देखा जाए तो काम कुछ नहीं हो रहा, और मुद्दे आज भी जीवंत हैं। तमाम मुद्दे जिन पर काम होना आज भी बाकी है। हम भले बड़ी बातें भले कर लें, किसी राज्य की बात कर लें, पर स्थिति आज हर जगह गंभीर है। तारिक खान, देखिए, फ्री की जो बात हो रही है, फ्री की रेवड़ी जो टर्म इस्तेमाल किया गया जी, उस पे दो चीजें ध्यान देने की है। एक तो जन कल्याणकारी योजनाएं हम सभी सरकारें लेके आए जी, चाहे आप आजादी के बाद से देखें, क्योंकि हिंदुस्तान में गरीबी रही है, इस वजह से सारी पार्टियां जी। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने कुछ साल पहले, 1-2 साल पहले मंच से एक वो रोड का उद्घाटन करने गए थे और कहा कि इस कल्चर को खत्म करना चाहिए। अच्छा, तो मुझे लगता है कि अगर आप कुछ कहते हैं तो सबसे पहले इम्प्लीमेंट खुद पे करना चाहिए। अच्छा,
तो अगर भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेता हिंदुस्तान का ये कहता है जी कि ये कल्चर खत्म होना चाहिए, तो यूपी में आपने लोन माफी की, तमाम किस्म की, आप अभी भी लोगों को राशन दे रहे हैं, वो किस श्रेणी में आएगा भाई? 80 करोड़ लोगों को आप अभी भी राशन दे रहे हैं। आपने एक साल और उसका बजट बढ़ा दिया। अच्छा, 2 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बर्डन सरकार के ऊपर है। जी बिल्कुल 2 लाख करोड़ जी। 28 महीने हो गए कोरोना काल में बांटा। मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूं अच्छा या बुरा जी, सिर्फ कोशिश कर रहा हूं दिखाने की कि सरकार कथनी और करनी में, या तो प्रधानमंत्री को वो चीजें वहां कहनी नहीं चाहिए जी, या अपने कहने पे माफी मांगना चाहिए। भाई आप ये भी कहेंगे कि फ्री नहीं देना चाहिए और दे भी रहे हैं, इसी को अंग्रेजी में हिपोक्रेटिक कहते हैं। अच्छा, या तो आप कहिए और या ना कहिए। अच्छा, 2 करोड़ रुपए का हिंदुस्तान के ऊपर अतिरिक्त बोझ बढ़ा जी। जो वित्तीय घाटा है बजट का, जब इन्होंने सरकार संभाली थी 2014 में तो 4.9 था, 66% है जीडीपी का जी। वित्तीय घाटा मतलब आप कमाते कितना और खर्चा कितना कर। तो अगर मान लेते हैं कि और जो पार्टियां हैं वो कोई भी घोषणाएं करती हैं, लेकिन जो नीति बनाने का या निर्णय लेने का अधिकार तो उसी का है जो अभी सरकार में है। अच्छा, सरकार भाजपा की है। आप मन से कहते हैं कि फ्री की रेवड़ी बांटना बंद हो जाना चाहिए। अच्छा। ठीक है, इससे एक गलत किस्म का माहौल बन रहा है, बिल्कुल बनेगा, हो रहा है, वो हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसकी पहल आपने क्यों नहीं की? 2 लाख करोड़ वो और 2 लाख करोड़ और जो कोरोना काल में खर्चा हुआ, 4 लाख करोड़ रुपए हो गए। उसकी जरूरत लोगों को है नहीं है। अच्छा। इस पे चर्चा बाद में करेंगे। अच्छा, क्योंकि जरूरत तो बहुत है हिंदुस्तान में, लेकिन अगर प्रधानमंत्री कहते तो उस बात की अहमियत को समझिए। मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि उस बात की अहमियत ये है कि प्रधानमंत्री फ्री के तमाम वादे करते हैं। उत्तर प्रदेश में ही इनका मैनिफेस्टो पढ़ लीजिए, हम फ्री एजुकेशन देंगे और फ्री वाईफाई करेंगे। तो जहां भी फ्री आ गया उसको फ्री भी कहेंगे, मुफ्त की रेवड़ी कहेंगे। तो पहले आप अपना मैनिफेस्टो उठा के पढ़ लें, मेरी बात समझिए। या तो प्रधानमंत्री को इस तरीके का स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए। और मैं कह रहा हूं और आगे चल रहा हूं, हिंदुस्तान को जन कल्याणकारी योजनाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। अच्छा। क्यों है? जीएसटी, सीएसटी, तमाम किस्म के टैक्सेस पहले रखते थे और अब जीएसटी के माध्यम से जनता पैसा देती है सरकार। हाँ कि ना? देती है ना गौरव भाई? बिल्कुल देती है। उनको आप रिटर्न करते हो रोड बनाकर, स्कूल बनाकर, लेकिन कुछ ऐसे आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं जिनको डायरेक्ट बेनिफिट देकर आपको उनको जो उन्होंने आपको टैक्सेस के थ्रू देते हैं उनको वापस करना है। अच्छा। डिस्ट्रीब्यूट करना है, समानता जी। इसी को समाजवाद, तारिक भाई, मुद्दा भी समाजवाद का है। समाजवादी पार्टी कभी मुफ्त की राजनीति नहीं की क्या? नहीं, क्यों नहीं की? अच्छा, क्यों नहीं की? लेकिन समाजवादी पार्टी ने कभी ये नहीं कहा कि इससे हिंदुस्तान में इसको बंद होना चाहिए। अच्छा। ये गलत डायरेक्शन में लेके जा रही है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अच्छा, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी तो नहीं कह रहे। अच्छा, नहीं कह रहे, क्योंकि यहाँ पर कौन क्या कह रहा है ये इम्पोर्टेंट। विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की देखा देखी बिजली के फॉर्म तो आप भी भरवा रहे थे, वो कुछ और था क्या? बिल्कुल, हम तो कह ही रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं कि लोगों को हम वापस करेंगे। अच्छा, समानता लेकर आएंगे। समाजवादी की लड़ाई ही इसी बात की है। अच्छा, राम मनोहर लोहिया और जेपी साहब ने यही लड़ाई लड़ी। हम अमीरी और गरीबी को मिटाना चाहते हैं, समानता लेकर आना चाहते हैं। हम क्यों नहीं देंगे? जनता हमको टैक्स के पैसे दे रही है। अच्छा। आप बिस्किट भी खरीदते हैं तब भी जीएसटी देते हैं, हम कैसे वापस करेंगे? अच्छा, कैसे समानता लेके आएंगे? 4 लोगों को हमने तो आप मुफ्त की रेवड़ी के पक्ष में है कि विपक्ष में है? देखिए, यहाँ पर मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। बीजेपी उंगली उठा रहा है, अपनी समानता दिखा रहा है। एक बात बताइए ना। बीजेपी नहीं, मैंने कभी कहा ही नहीं ना। आप मेरी बात समझिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कभी ये नहीं कहा कि हम ऐसी योजनाएं नहीं लेके आएंगे। अच्छा, हम तो कह रहे हैं हम लेके आएंगे। प्रधानमंत्री कहते हैं हम नहीं लेके आएंगे। अच्छा, यहाँ समझिए दोहरी बात। हम तो कह रहे हैं हम लेके आएंगे। अच्छा, हम तो कह रहे हैं हम ये लेके आएंगे। क्यों? अच्छा। क्योंकि जनता का ऋण है, उनको वापस करना है। ये वापस करते हैं ललित मोदी को भगाकर। अच्छा, ऐसे लोगों को देश से भगा देते हैं, उनका लोन माफ कर देते हैं। अच्छा, हमें अगर टैक्स पेयर को वापस करना है, और टैक्स पेयर खाली वो नहीं है जो इनकम टैक्स पे करता है, आईटीआर रिटर्न भरता है। टैक्स तो आप बिस्किट खरीद रहे हैं उस पर भी दे रहे हैं। वो गरीब आदमी जिसने बिस्किट खरीद रहा है, एक आधा सेकेंड, उसको हम वापस कैसे करेंगे? ठीक है, ठीक है। तो प्रधानमंत्री और बीजेपी को यह जवाब देना चाहिए कि या वो जन कल्याणकारी योजनाएं बंद कर दें, एक पॉइंट, और या ये ना कहें कि इससे देश का नुकसान हो रहा है, ये हिंदुस्तान के लिए घातक है।
दो में से एक चुने, दोनों नाव पे सवारी ना करें चुनाव जीतने के। ठीक है प्रदीप भाई, आपकी क्या राय है? क्योंकि आपने तो जो शपथ पत्र लेके आए हिमाचल और कर्नाटक, वहां पर भेजे पताका लहरा रही, और सुनने में आ रहा है कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में भी वही शपथ पत्र लागू करने जा रहे हैं और उसी नारे के साथ जाएंगे। तो क्या लगता है मुफ्त की राजनीति में आपकी जो विश्वास है वो बढ़ गया है और अब इसी राजनीति के आधार बनाकर आप आगामी 24 चुनाव भी लड़ते नजर आएंगे? प्रदीप भाई। देखिए गौरव जी, हाँ देखिए, मैं पहले तो सभी लोगों की बातें नहीं सुन पाया क्योंकि मैं देर से जुड़ा हूँ और फोनों से जुड़ पाया हूँ। स्काइप में शायद सारे लोग आज स्काइप से ही जुड़े हुए हैं, मुझे लास्ट में जोड़ा गया तो इस वजह से शायद मैं आपसे कनेक्ट नहीं हो पाया स्काइप से। जी बोलिए। तो 2024 को लेकर के जो कांग्रेस के रोड मैप की बात करेंगे तो कांग्रेस लेकर के ये आएगी कि कांग्रेस का कहना है कि जो हमारे, देखिए अभी केंद्र में नहीं है जी, और राज्यों में, हमारी जिन राज्यों में सरकार है वहीं का मॉडल हम पेश करेंगे जी। हम तो यही पेश करेंगे कि राजस्थान में हमने वादा किया था जो क्या हमने पूरा किया, क्या हमने कर्नाटक में जो सरकार बनाई उसके पहले हमने जो वादे किए थे क्या हमने वो पूरे किए जी, क्या हम उन पे अमली जामा पहना रहे हैं जी, या छत्तीसगढ़ हो या हिमाचल प्रदेश हो या अन्य राज्यों जहां पे हम गठबंधन की भी सरकार चला रहे हैं जी। तो आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी ने अगर राजस्थान में कहा था कि हम सस्ता सिलेंडर, तो हम सस्ता सिलेंडर दे रहे हैं। अच्छा। अगर हमने कहा था कि हम पुरानी पेंशन लागू करेंगे तो हम पुरानी पेंशन लागू किए हैं जी। वो आप हमारे हर राज्य में देखेंगे। अच्छा। छत्तीसगढ़ चले जाएंगे तो जो हमारे मुख्यमंत्री जी का उद्देश्य था कि कैसे ग्रामीणों को प्रगति के पथ पर लाया जाए, तो देखेंगे आप बहुतायत में योजनाएं चल रही है जिससे ग्रामीणों को बड़ा लाभ हो रहा है। अब जाएंगे अगर आप हिमाचल जाइए, वहां भी हमने तुरंत पुरानी पेंशन लागू कर दी जी, सरकार बनते ही हमने कहा था। और कर्नाटक में आएंगे तो हमने कहा था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में जी हम अपनी 5 गारंटियों को अमली जामा पहनाएंगे। अच्छा। और हम अब बात आती है कि भारतीय जनता पार्टी जो कि 2014 से केंद्र की सत्ता में काबिज है, बड़े बड़े वादे करके प्रधानमंत्री जी हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता रहे हो। अच्छा। तो उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे। अब ये आता है क्या वो वादे पूरे हो गए? जनता तो तभी चुनेगी ना उन्हें अगर उन्होंने उन वादों को पूरा किया होगा। तो अगर आप देखेंगे 2014 में किए गए जो वादे थे, मैं बड़ा सीरियस होकर के इन इश्यूज पे बात करना चाहता हूं कि आपने कहा था कि हम महंगाई ना बढ़े, इसके लिए जमाखोरी हो, काला बाजारी ना हो, तो विशेष अदालतें बना देंगे जिससे ये सारी चीजें नहीं होंगी। उस पर कोई लगाम नहीं रही और महंगाई दिन प्रतिदिन आप देखते जा रहे हैं बढ़ती जा रही है जी। फिर बड़ा बड़ा एक वादा किया गया था कि सबने किया था, वो प्रधानमंत्री के दावेदार उसमें रहे, हमारे अभी के प्रधानमंत्री हो या उस समय राजनाथ सिंह भी रहे हो या जो भी रहे हो बीजेपी के बड़े बड़े नेता जी, कि 100 दिन के अंदर हम काला धन वापस ले आएंगे। अच्छा। और सभी के खाते में 15-15 लाख, अरे खाते में 15 लाख ना डालते, अपने खाते में ही डाल देते, मगर कम से कम बाहर जो जमा काला धन है जिसकी बड़ी बड़ी बातें करते थे उसको वापस लेकर तो आते। अच्छा। जो 1500 देने के बाद मध्य प्रदेश में कर रहे हैं वो देंगे कि नहीं देंगे? मैं पूरी बात कर लूं गौरव जी, मैं आपके साथ फोनों पे जुड़ा हूं, मैं 2-4 बातें बोल लीजिए, जल्दी बोलिए बोलिए। रखना चाहता जल्दी। देखिए मैं बड़ी 2-4 बातें जनता के मुद्दों की बातें मैं रखना बोलिए बोलिए जल्दी बोलिए जी। देखिए वो जो पहले की बात थी, पैसा अगर करके जनता की पैसा बैंकों में जमा किया गया और बैंकों से वो 5,000 करोड़ रुपए आपको मालूम होगा कैसे अनिल अंबानी के माफ कर दिए जाते हैं। अच्छा। फिर आता है बड़ी बड़ा वादा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का। क्या होगा आपने हसर क्या हुआ? कुलदीप सेंगर जैसे लोग, ब्रजभूषण सिंह जैसे लोग, अरे जेल में भाई कार्रवाई हो तो गई, क्या चाहिए आप? बीजेपी के नेताओं से बेटियों को बचाना पड़ रहा है और आया था उसका। और दूसरी चीज आपने देखा होगा इसमें तो ने संसद में कहा कि 680 करोड़ में से 4 भाई आपकी आवाज भाई डिस्टर्ब आ रही है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। प्रदीप भाई की आवाज जी ठीक है। हेलो जी बोलिए। आवाज आ रही कि नहीं आ रही है? आवाज आ रही है, बड़ा डिस्टर्ब आ रही है जी प्रदीप जी। पता नहीं क्यों डिस्टर्ब आ रही है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। इसको देख लीजिए जी। हेलो जी बोलिए प्रदीप भाई बोलिए। आ रही है जी? बोलिए जल्दी बोलिए जी। जी मैं ये कह रहा था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का
80% से ज्यादा बजट आप विज्ञापन पे खर्च कर देते हैं। अच्छा। हर साल 2 करोड़ नौकरी देने की बात करते हैं। अच्छा। और उसके नाम पे 0.5% आप डेटा देते, संसद के अंदर हमने नौकरी दी। अच्छा। सबसे बड़ा वादा किया था। अरे ये स्वरोजगार को भी रोजगार बताते हैं भाई, क्या दिक्कत है आपको? रोजगार रोजगार होता है। ठीक 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 गौरव जी, देखिए एक सबसे बड़ा वादा किया था, एक बेटे ने अपनी माँ से वादा किया था। अच्छा। एक बेटे ने अपनी माँ से वादा किया था कि माँ, हाँ। जो तथाकथित कुछ लोग हैं देश के भ्रष्ट लोग, वो आपको दूषित कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, ये बेटा आपसे वादा कर रहा है। अच्छा। कि ये बेटा जैसे ही प्रधानमंत्री बनेगा सबसे पहले निर्मल करने का काम आपको करेगा। जी। नमामि गंगे योजना लेकर के आए, हजारों करोड़ रुपया खर्चा हो गया, मगर गंगा जस की तस है। आज वो माँ अपने पूछ लेता हूँ बेटा हो गया प्रदीप भाई हो गया। बेटा कहाँ गया जी? वो बेटा आना चाहिए ना। जो बेटा अपनी माँ का नहीं हो सका, वो किसका होगा? 2024 में ये जनता जो है जवाब देने का काम करेगी भारतीय जनता पार्टी को। क्योंकि हर एक मुद्दे पे भारतीय जनता पार्टी ने देश के लोगों के साथ में ठीक है। इमरान लतीफ बोलेंगे। इमरान भाई, आप भी राजनीति की करते हुए नजर आए, दिल्ली में शुरुआत की। हालांकि दिल्ली में आपका फॉर्मूला सफल रहा और दिल्ली में आप तीसरी बार सरकार बना के बैठे हुए हैं, ऐतिहासिक सबने देखा है। और पंजाब में भी आप इसी फॉर्मूले के साथ गए थे, वहां पर भी आप सरकार बना चुके हैं। गुजरात में 13% वोट, 5 विधायक जीत कर आपने बता दिया है कि हमारी पार्टी का जो विजय पताका है वो लगातार बढ़ती चली जा रही है। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश में आप आए थे, तो आपकी वो राजनीति यहाँ पर सक्सेस नहीं हो पाई। अब चूंकि चुनाव 24 का है और रास्ता उत्तर प्रदेश के होकर जाता है, और चूंकि यहाँ पर जरूरत अब ये है कि जो मुफ्त की राजनीति है उसको ही आधार बनाकर चलने की तैयारी है, या कुछ अलग राजनीति की शुरुआत करेंगे, क्योंकि जनता के मुद्दों की कसक यहाँ पर किसी के मन में नजर नहीं आ रही। तमाम मुद्दे हैं यहाँ पर। मुद्दा केवल किसानों का नहीं है, यह मुद्दा केवल पेंशन बहाली का नहीं है, यह मुद्दा केवल सुरक्षा का नहीं है, यह मुद्दा बड़े जीवंत मुद्दों का है। चाहे वो पानी की बात करें, चाहे महिला सुरक्षा की बात करें, चाहे अपराध को रोकने की बात करें, चाहे विकास के एजेंडे की बात करें, चाहे नौकरी की बात करें, तमाम ऐसे विषय हैं जिन पर काम करना बहुत जरूरी है। उसको लेकर आधार चलेंगे, या जो आपने अपना फॉर्मूला बनाया है उसी को लेकर आगे बढ़ते नजर आएंगे? इमरान लतीफ। देखिए गौरव भाई जी, सबसे पहले जब हम लोग राजनीति में आए थे तो हम लोगों ने एक बात कही थी कि हम सिर्फ सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं आए हैं। क्या बात? हम व्यवस्था परिवर्तन के लिए आए हैं। हम राजनीति का तौर तरीका बदलने के लिए आए हैं। अच्छा। और आज बड़ी खुशी के साथ इस बात को आप भी तस्दीक कर रहे हैं, इस पे सारी दूसरी राजनीतिक पार्टियां भी मोहर लगा रही हैं। आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव का जिक्र किया जी, जहां कभी बिजली पर बात नहीं होती थी जी, एक प्रमुख पार्टी ने फ्री बिजली देने की बात की, राष्ट्रीय पार्टी ने फ्री बिजली देने की बात की। आज कर्नाटक में, मध्य प्रदेश में और दूसरे देश के राज्यों में भी आम आदमी पार्टी ने जो राजनीति का मॉडल सेट किया है उस पर लोग कदम से कदम मिलाकर चलने को मजबूर हुए हैं। तो ये आम आदमी पार्टी की सैद्धांतिक जीत है और ये देशवासियों की सैद्धांतिक जीत है। तो अच्छी बात है, अच्छे कामों की नकल करनी चाहिए, और शर्त इतनी है कि उसको जिस तरीके से हमने अमली जामा पहनाया है दिल्ली और पंजाब के अंदर, उसी तरीके से दूसरी पार्टियां भी करें तो और खुशी होगी और हर्ष होगा। दो बातें हैं जी। आपने अभी सवाल किया कि आम आदमी पार्टी 2024 या उसके बाद की राजनीति में कैसे आगे बढ़ेगी। तो एक हमारा गुड गवर्नेंस का मॉडल है जो दिल्ली का है, पंजाब का मॉडल है, उस मॉडल को हम देश के हर एक घर तक लोगों के बीच में लेकर जाएंगे। एक तो हमारा ये रास्ता है। दूसरा, साथ ही साथ संघर्ष का रास्ता भी हमने छोड़ा नहीं है, क्योंकि हम आंदोलन की कोख से उपजी हुई पार्टी हैं। उत्तर प्रदेश की बात ही कर लीजिए, उत्तर प्रदेश में सदन में हमारा कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अगर वोट प्रतिशत में देखें तो हमारा कोई खासा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, लेकिन सड़क पर आप हमको देखते होंगे, संघर्ष करते हुए आप हमको देखते होंगे। चाहे महिलाओं का मामला हो, किसानों का मामला हो, नौजवानों का मामला हो, व्यापारियों का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, एडमिनिस्ट्रेशन से लड़ने की बात हो, हर जगह आप आम आदमी पार्टी को यथाशक्ति यथा सामर्थ्य देखते होंगे लड़ते हुए। इस बात को मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं। ये भी, और ये दोनों रास्ते मिलाकर हम उत्तर प्रदेश में आगे बढ़ेंगे। जहां तक बात फ्री की हो रही थी, अरे भाई, किसने फ्री देने से कौन पीछे रहा है?
अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं, जिसको जैसा समझ में आता है वैसा उसने किया है। फ्री राशन ये भी दे रहे हैं, फ्री राशन हम भी दे रहे हैं दिल्ली के अंदर। अगर आप बात करेंगे तो हम फ्री बिजली भी दे रहे हैं, फ्री पानी भी दे रहे हैं, अच्छी शिक्षा भी दे रहे हैं, अच्छे अस्पताल भी दे रहे हैं, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं भी दे रहे हैं, और सबके सब फ्री में दे रहे हैं। उसमें ये हमारा मुकाबला नहीं कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की पहचान क्या बनी? फ्री बिजली देने वाली पार्टी, फ्री में अच्छी शिक्षा देने वाली पार्टी, फ्री में अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देने वाली पार्टी। इन तीनों मामलों में अभी तक कोई भी देश की पार्टी आम आदमी पार्टी का मुकाबला नहीं कर पा रही थी। लेकिन हम स्वागत करते हैं अगर लोग अच्छे स्कूल बनाने की बात कर रहे हैं और फ्री में शिक्षा देने की बात कर रहे हैं, तो ये बड़े हर्ष की बात है, बहुत खुशी की बात है। यहाँ पर बीजेपी द्वारा यहाँ पर आवास दिए जाए, वो पूरे देश भर में दिए गए, इज्जत घर पूरे देश भर में बनाए गए। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री आवास है वो भी दिए गए, पेयजल की योजनाओं को सबको लाभान्वित किया गया। 80 करोड़ लोगों को लगातार राशन दिया जा रहा है, जो कि एक रिकॉर्ड है। WHO ने भी अपने कोरोना के समय में महज 14.5 करोड़ लोगों को ही राशन उपलब्ध कराया गया था। पर भारत में हमने देखा है, खुद इस तमाम तरह के आंकड़े सामने आए, 80 करोड़ लोगों को यहाँ पर राशन दिया गया है। यानी जो योजना बीजेपी की है वो देशव्यापी है, पर यहाँ पर राज्य विशेष को कोई लाभ नहीं पहुंचाया जा रहा है, पूरे देश के लोगों को लाभ दिया जा रहा है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था 2022 तक जो है पूरा घर जो है, पूरा देश जो है, सबको पक्के मकान मिल जाएंगे। क्या जमीनी हकीकत है? चलिए हमारे साथ सुदूर गांव में चलते हैं, देखते हैं क्या हकीकत है उनके इस वादे की। प्रधानमंत्री जी के वादों की अगर आप बात करेंगे तो उन्होंने कहा था कि किसानों की आय दुगनी कर दी जाएगी, और आय दुगनी होना तो बहुत दूर की बात है, किसानों की हालत देखनी है तो एक बार चलिए हमारे साथ हरियाणा। सूरजमुखी का जो दाम मांग रहे हैं MSP पर, ये खरीद नहीं कर पा रही वहां पर सरकार। डबल इंजन की सरकार है हरियाणा के अंदर, लेकिन MSP पर उनकी फसलों को खरीद नहीं पा रहे हैं। आप यही हाल पूरे देश के अंदर है किसानों की, MSP पर कहां ये खरीद पा रहे हैं। अभी उत्तर प्रदेश के अंदर आपने देखा था गन्ना किसानों की क्या हालत थी, रेट तक नहीं निर्धारित कर पा रहे थे सही समय पर। गन्ना किसान आंदोलनरत थे हर शुगर मिल के सामने। तो मेरा यह कहने का मतलब है, लफाजी करना और है, जुमलेबाजी करने में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। झूठ बोलने के मामले में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, और काम करने के मामले में, ईमानदारी की राजनीति में आम आदमी पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकता। 30 सेकंड और मैं आपको बता रहा हूं, सारे लोग फ्री देने की बात कर रहे हैं, अच्छी बात है, मैं फिर कह रहा हूं मैं स्वागत करता हूं। लेकिन आम आदमी पार्टी वाला मॉडल कहां से लाएंगे भैया? सारी की सारी सरकारें तो आपकी अभी घाटे में चल रही हैं। इकलौती ऐसी सरकार है दिल्ली की सरकार, जिसके ऊपर लाख लांछन लगा ले अपनी लठैत संस्थाओं के दम पर भारतीय जनता पार्टी के लोग। लेकिन CAG ये बात कहती है कि दिल्ली की जो आम आदमी पार्टी की सरकार है वो इकलौती ऐसी सरकार है जो अभी भी मुनाफे का बजट पेश कर रही है। देश की सारी राज्य सरकारें घाटे का बजट पेश कर रही है, आम आदमी पार्टी मुनाफे का बजट पेश कर रही है। और ये इस वजह से हो रहा है कि दिल्ली के अंदर, गौरव जी, भ्रष्टाचार नहीं है। भ्रष्टाचार पर हमने लगाम लगाया है। ये कितना भी ये मनगढ़ंत आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगा लें, वो जनता भी इस बात को जान रही है कि अगर सब कुछ फ्री में देने के बाद अगर मुनाफे का बजट पेश किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की सरकार के द्वारा, तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार पर लगाम लगाई गई है, अंकुश लगाया गया है। ये काम भी दूसरी पार्टियों को अपनी अपनी सरकारों के अंदर करना पड़ेगा। ठीक है, आप हमारी पार्टी के सैद्धांतिक जी यहाँ पर इमरान ने बताया। दिलीप भाई, कैसे देखते मुफ्त की राजनीति? क्या आप हमें देखने में यही मिलेगा या कोई बदलाव होगा? कि आपका विश्लेषण यहाँ पर बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो राजनीति है ये हमारे देश को कुछ हद तक नुकसान भी पहुंचाएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लाभ भी यहाँ पर नुकसान करता है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है राजस्व को भी क्षति पहुँचती है, और एक कर्ज भी लगातार बढ़ेगा, क्योंकि जितना हम यहाँ लाभ देंगे उतना नुकसान यहाँ पर शायद सरकार को भी देखना पड़ेगा। कहाँ से जुटाएंगे, कहाँ देंगे, और शायद जब आप लाभ देंगे तो महंगाई भी बढ़ाएंगे। दिलीप भाई, सारी सरकारों की मैं बात कर रहा हूँ। अगर एक एग्जांपल लेके बात करूँ कि केंद्र सरकार ये कहती है कि हम 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन दे रहे हैं जी, और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि हमारी इकोनॉमी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने जा रही है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं जी। तो जब आपका 80 करोड़ आदमी आपके बैठ के खाना खा रहा है और उसके बावजूद भी आपकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर है उसके ऊपर आप टैक्सेस का बोझा ही तो बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। जो व्यक्ति पहले 100 रुपए का सामान खरीदता था, 5 रुपए टैक्स देता था, वो आज भी 100 रुपए का सामान कर रहा है, लेकिन अब 5 के 7 रुपए टैक्स देने लगा। तो आपकी इकोनॉमी तो ग्रो कर गई, आप तो दिखाएंगे कि टैक्स का कलेक्शन हमारा 7 रुपया बढ़ गया, 2 रुपया बढ़ गया, लेकिन सेल नहीं बढ़ी, टर्नओवर नहीं बढ़ा, सिर्फ टैक्स बढ़ गया।
तो ये जो सरकारी स्टैटिस्टिक्स होते हैं इनमें बड़ा घालमेल होता है, वो स्टैटिस्टिक्स आम जनता की समझ में नहीं आता है। हमारे ऊपर ही टैक्सेस लगा करके हम ही पे बोझा बढ़ाया जाएगा और फिर हम ही को मुफ्त राशन दे करके हम ही पे उसका एहसान जताया जाएगा। और वो कहते हैं कि भाजपा दे रही है, आप दे रही है, समाजवादी पार्टी दे रही है। अरे कोई पार्टी अपनी जेब से देती है क्या? सही बात। सरकार नहीं बात करेगी कि सरकार दे रही है जी, भाजपा कहे कि हम दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी कहे कि हम दे रहे हैं। देखिए, मुफ्त की जो राजनीति है ये धर्म और जाति की तरह भारतीय राजनीति का एक अभिन्न अंग बन गया है। बिल्कुल बन गया। और अब ये नहीं खत्म होगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ की जनता भी ये समझ चुकी है। जनता को देखिए, होता है कि पहले अपना भला फिर देश का भला, यहाँ की जनता उसी पद्धति पे चलती है। उसको लगता है कि कोई सरकार है, जो सरकार हमको मुफ्त बांटेगी हम उसको वोट दे देंगे। अच्छा। मुफ्त बांटने के बाद हम उसका यूटिलाइज करेंगे कि नहीं करेंगे ये भी गारंटी नहीं है। गांव में राशन फ्री बट रहा है, लेकिन राशन कितना यूटिलाइज हो रहा है और कितना मार्केट में बिक जा रहा है और खराब हो जा रहा है, इसका आकलन भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है। या जो लोग भी मुफ्त की बातें करते हैं देने के लिए, मुफ्त को देने से हमारा उद्देश्य क्या होता है? हम सोशल प्रिंसिपल्स के बिहाफ पर ये मुफ्त की चीजें चलाते हैं कि हम गरीबों को, कुचलों को, निचलों को डेवलपमेंट की ओर लेकर के जाएंगे। क्या डेवलपमेंट की ओर जा रहा है? आप एक आंकलन ये भी तो करेंगे कि देश की आजादी के बाद से ये स्कीमें लगातार चलती चली जा रही हैं और कितना आदमी गरीबी रेखा के नीचे था जो ऊपर आ गया। मैं भाजपा से ये पूछता हूँ कि 80 करोड़ आदमी अगर कोरोना टाइम पे राशन खा रहा था, आपका वो समय ऐसा था, और आज जब आपकी इकोनॉमी इतनी ग्रो कर गई तब भी 80 करोड़ आदमी मुफ्त का राशन खा रहा है, तो इकोनॉमी ग्रो कहाँ कर रही है? किसके बूते कर रही है? जी, कौन कमा के दे रहा है सरकार को? जाहिर सी बात है कि जो पहले दे रहा था वही दे रहा है जी। और बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं गौरव जी जो जनता को समझ नहीं आती। जनता को सिर्फ ये दिखता है कि हमको मिल रहा है, कहाँ से आ रहा है हमको नहीं पता, उन्हीं की जेब से निकल रहा है उनको नहीं पता। इमरान भाई बोल रहे थे, जो किसी दिलीप भाई, इमरान भाई बोल रहे थे हमने अच्छी राजनीति शुरुआत की और ये हमारी सैद्धांतिक जीत है कि यहाँ पर सभी लोग उस राजनीति का अनुसरण कर रहे हैं, हमारे मॉडल को देख रहे हैं। इमरान आम आदमी पार्टी ने एक राजनीति की नई परिपाटी शुरू करी इस देश में, से कोई दो राय नहीं है जी। लेकिन वो शुरुआत ही थी बस जी, उसके बाद वो राजनीति की उसी धारा में बह गई है। अच्छा। अब आम आदमी पार्टी कोई अलग पार्टी नहीं है। अच्छा। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में आने से पहले बहुत अलग पार्टी हुआ करती थी। अच्छा। लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी भी कोई अलग पार्टी नहीं है। आज की डेट में कोई राजनीतिक पार्टी अपने आप को अपने दिल पर ईमानदारी से हाथ रख के कहते कि हम अलग राजनीतिक पार्टी हैं, तो कोई अलग नहीं। अच्छा। हर पार्टी कमोबेश वही काम करती है जो सारी राजनीतिक पार्टियां करती हैं। आम आदमी पार्टी की शुरुआत अच्छी थी क्योंकि उदय उनको करना था। इतने बड़े समंदर में तो आप क्या भ्रष्ट हो गई क्या हमारी पार्टी? कैसे आते दिलीप भाई, क्या कह रहे थे हमारी पार्टी भ्रष्ट हो गई क्या? मतलब इसमें कहने की जरूरत है क्या? ऐसी कौन सी रणनीति राजनीतिक नहीं अपना रही है? इमरान लतीफ पूरा सीधा अगर भ्रष्ट नहीं होती मनीष सिसोदिया जेल में होते, इनके एक और नेता जेल में होते, दुनिया भर के बवाला होता। ये जवाब तो बीजेपी से उम्मीद करते थे इमरान लतीफ पे, जवाब विशेषज्ञ नहीं दे दिए। बड़ी बात हो गई यहाँ पर। दिलीप भाई बोल रहे तो केजरीवाल साहब जब आए थे इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा लेकर के आए थे, आज उन्हीं की पार्टी के खिलाफ करप्शन के कितने केसेस चल रहे हैं। चलिए, उन्होंने कहा था हम गाड़ी नहीं लेंगे, हम घर नहीं लेंगे, हम सिक्योरिटी नहीं लेंगे, हम सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे। एफिडेविट जारी किया था, ले रहा है वो सारी एफिडेविट जारी किया था। जिनका नाम पढ़ते थे करप्शन लिस्ट में, उन्हीं से आज घूम घूम के हाथ मिला रहे हैं। लीजिए, बोलिए गौरव भाई। दिलीप भाई, ऐसा कोई पार्टी नहीं है जो अछूती हुई इन सारी चीजों से। दिलीप भाई, इमरान लतीफ नाराज हो गए, जवाब देंगे आपको। जी भाई, इमरान लतीफ साहब नाराज हो जाएंगे, उनका हक है भाई। उनकी नाराजगी को मैं रोक थोड़ी सकता हूँ। सीधा आरोप है आपके ऊपर। मैं तो देखिए, मैं वो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, मैं जनता का प्रवक्ता। क्या बात है, मैं तो जनता की तरफ से बात कहूंगा। दिलीप भाई, इमरान लतीफ जवाब दीजिए आप, सीधा आरोप आपके ऊपर। देखिए, मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, मनीष सिसोदिया के ऊपर आरोप लगे हैं, उनको जेल के अंदर डाला गया है। सत्येंद्र जैन जी के ऊपर आरोप लगे हैं, उनको जेल के ऊपर डाला गया। और जहां तक मैं दिलीप भाई को जानता हूं, कानून के भी अच्छे खासे जानकार हैं, विधि विशेषज्ञ हैं। अभी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं। अच्छा। और मैं इस बात को पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूं गौरव भाई कि इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं, सिर्फ मुझे 24 घंटे के लिए विवेक भाई से कह के सीबीआई और ईडी दिलवा दीजिए। अच्छा। सबको अगर मैंने अंदर न करवा दिया, ये कैसी बात है? सब के सब अपने समेत में बात कर रहा हूं। अच्छा। विवेक भाई खाली एक उपकार हमारे ऊपर कर दें, 24 घंटे के लिए सीबीआई और ईडी हमको दे दें। अच्छा। उसके बाद आप देखिए कि सबको मैं अंदर न करवा दूं तो कहिए। अच्छा। जिस आरोप में कहेंगे उस आरोप में अंदर करवा दूंगा। अच्छा। तो भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से काम कर रही है, किसी से छिपा नहीं है।
पर्दों की बात बीजेपी करती है, शीश महल की बात बीजेपी करती है, इस पे भी आप जो सीबीआई और ईडीआई को मानेंगे? मतलब अब बीजेपी अगर मैं यही कहूंगा गौरव भाई, अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार के विषय में कोई बात करेंगे तो हमको तो ऐसे ही लगेगा कि डाकू गब्बर सिंह जो है वो अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। अरे जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे के सामने रिश्वत लेता हुआ पकड़ा गया हो, जो पार्टी कारगिल के शहीद के ताबूतों में घोटाला करने का काम करती हो, जिस पार्टी का अभी का सबसे बड़ा शीर्ष का जो नेता है वो अब तक देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े घोटाले में जिसका नाम आ रहा है, मैं मोदी अडानी महाघोटाले का जिक्र कर रहा हूं, और जिसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, इतना साहस नहीं है कि अपने खिलाफ जो आरोप लग रहे हैं उसकी जेपीसी से जांच करा ले, तो आप वो लोग अगर भ्रष्टाचार पर ज्ञान देंगे तो हंसी ही आएगी। जो अडानी की गोद में बैठ के सारा खेला कर रहे हैं, जिन्होंने अडानी को अपना मैनेजर बना के रखा है सारे काले धन को मैनेज करने के लिए, अगर वो भ्रष्टाचार पर ज्ञान देंगे तो सिर्फ हंसी आएगी, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। विवेक सिंह जवाब दीजिए भाई, बाकी मेहमान भी क्या बोलेंगे? पर्दा में बोलिएगा, पर्दा बहुत होगा। नहीं, पर्दे पे बात नहीं करेंगे। अच्छा, गौरव जी, इमरान लतीफ जी ने बताया जी कि राजनीति के तौर तरीके बदलने के लिए आम आदमी पार्टी जानी जाती है। अच्छा, बिल्कुल मैं इनकी बात से अक्षरशः सहमत हूँ कि इन्होंने राजनीति के तौर तरीके बदले हैं, और इस कदर से बदले हैं कि तिहाड़ जेल में मसाज पार्लर खोल दिया। अच्छा, और चीफ सेक्रेटरी को पीटने से लेकर के फाइलें चोरी करने तक के किस्से इनकी सरकार में बदले हैं। अच्छा, ये किस्से और अन्य सरकारों में नहीं सुनाई पड़े थे। अच्छा, तो इन्होंने तौर तरीके तो बदले हैं। अच्छा, शिक्षा मंत्री से शराब जुमले वाली पार्टी बोल रही है, आप बोल रहे हैं वो सब उनको हक है बोलने का, उनका जितना शब्दकोश होगा उतना बोलेंगे। अच्छा, शिक्षा मंत्री से शराब बिकवाई, अच्छा, शराब बेचते बेचते वो जेल चले गए, और शराब का पैसा तेलंगाना से लेके गोवा तक दौड़ा। अच्छा, ईडी सीबीआई खंगालते घूम रही है। 24 घंटे क्यों मांग रहे हैं? बहुत अच्छा उन्होंने मांगा, बिल्कुल बहुत अच्छी बात कही है। कह रहे सबको अंदर कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल, ये उनकी ये मांग बताती है कि किस तरह से बंदर के हाथ में उस्तूरा आता है। अच्छा, तो उसका क्या करता है। अच्छा, जिस तरह से उनके हाथ में दिल्ली की सल्तनत आई, अभी जब उन्हें कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफ़र की पावर दी थी, अच्छा, तो उन्होंने क्या करना शुरू किया था। तो ये जैसे बंदर के हाथ में उस्तूरे की हालत होती है। बात है, किसको बंदर बोल रहा है? मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो विवेक भाई सुप्रीम कोर्ट से काहे टकरा रहे हैं भाई? अरे हम सुप्रीम कोर्ट से आप टकरा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप मानने को तैयार नहीं है। अरे भाई, जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ ने एक फैसला दिया था, उसको आपने पलट दिया। डर किस बात का है? एक चुनी हुई सरकार है जिसे दिल्ली की जनता ने चुना है, उस चुनी हुई सरकार से आप डर रहे हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी इतनी कमजोर पार्टी, इतनी छोटी पार्टी, आप उससे इतना डर रहे हैं कि आप संविधान पीठ का जो फैसला था, 5 सदस्यीय संविधान पीठ का जो फैसला था, उसको आप अध्यादेश चलाकर पलट दिया। इतना डर आम आदमी पार्टी से आपको क्यों है भाई? जो पार्टी इतनी छोटी पार्टी है आपकी नजर में, आप तो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दरअसल डर है, डर इस वजह है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर आपसे बात की जा रही है, अब स्कूल पर आपसे सवाल किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के रहते अस्पतालों पर आपसे बात की जा रही है, बिजली पर आपसे बात की जा रही है, पानी पर आपसे बात की जा रही है, किसानों के एमएसपी पर आपसे बात की जा रही है। इस वजह से घबराहट है आपको विवेक भाई, इसलिए आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने को तैयार नहीं है। अरे अगर इतना दम है तो जेपीसी से जांच करा लीजिए ना। पूरा देश इस बात को कह रहा है कि मोदी अडानी महाघोटाला देश ही नहीं दुनिया के इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला है, पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। अगर आप जांच कर रही है, दूध के धुले हुए हैं तो जेपीसी जांच से क्यों भाग रहे हैं? क्यों नहीं अपनी जांच करा ले रहे? अरे एक बार जांच करा ले। अरे शरद पवार आपके लिए महत्वपूर्ण होंगे, हमारे लिए देश की जनता महत्वपूर्ण है। अभी तो आप शरद पवार से मिलने घूम रहे थे, अभी आपको मुझे रखते हैं, जो आप डुबा रहे हैं, अगर कोई नहीं डूबा। मांग हो रही विषय पे बात अगर करिए, अडानी मोदी अडानी शीश महल पे बताइए, 8 लाख के पर्दे बताइए, मसाज पार्लर बताइए, देश को एक नया प्रस्ताव दीजिए, दिल्ली पुलिस दे दीजिए, हर थाने में मसाज पार्लर खुलेगा।
रहे देश को हैं, प्रस्ताव आपने जो दीजिए। इतने सारे इल्जाम लगाए, अरे भाई, सत्येंद्र जैन के ऊपर आप जांच करा रहे हैं, अरे ठीक भाई, है, मनीष अरे सिसोदिया आप को आप आपको जांच करा रहे हैं, देश ठीक को है, प्रस्ताव एक लगाए। बार मोदी दिलीप अडानी भाई सीधा महाजन बोला, अगर आप जांच प्रस्ताव करा दीजिए लीजिए, देश को। आप अगर साफ होंगे, आइए। अगर आप दूध के धुले होंगे तो आप निकल देश जाएंगे साफ को- सुथरे। देश को एक दिक्कत नया क्या है? प्रस्ताव दीजिए जेपीसी कि दिल्ली से पुलिस दे जांच दीजिए, कराने में क्यों हर नहीं थाने दिक्कत में है? मसाज पार्लर खोला जाएगा आम आदमी JPC पार्टी के जांच द्वारा। कराने में दिक्कत बताइए क्यों देश है? को। मोदी अडानी अभी तो आपने महाघोटाला बिहार में मसाज देश पार्लर ही नहीं, खोला है। दुनिया के इतिहास का सबसे नहीं, बड़ा बिल्कुल, घोटाला बिल्कुल, था। आइए। इसीलिए हम लोग आइए, कहते हैं प्रस्ताव कि दीजिए मोदी देश को। अडानी भाई फिर भाई ठगिए। देश जैसे बेच के आपने खाई ठगा है, मलाई, चलिए, तो हो गया। इसकी एक बार जांच करा मुफ्त पानी लीजिए। के नाम जो पे। चलिए, हो मलाई गया। आपने और आइए, मडानी चलिए, ने हो गया। मिलकर खाई है, आइए। एक बार उसकी बिहार भी में जांच मसाज करा पार्लर लीजिए, खोला। उसकी भी सच्चाई चलिए, हो गया, हो गया। सामने आ जाए। आप लोग आ गया, जनता के मलाई भी आ गई, सामने पार्लर भी आ गया, कौन हो गया, रोक रहा है हो गया। आपको? तारिक खान बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल तारिक भाई, प्रस्ताव दीजिए। विवेक भाई हो गया। बिहार जेल में आपने मसाज विवेक भाई, पार्लर तारिक खोला। खान ने आपको तमाम आरोप लगाए। थानों को भी ले विवेक भाई, लीजिए, मसाज पार्लर विवेक भाई, खोल विवेक दीजिए, बदल लीजिए। दिल्ली पुलिस को तारिक आप- खान ने तमाम आरोप लगाए कि आप लोग जो राशन बांट रहे हैं, ये भी तो मुफ्त की राजनीति आप कर रहे हैं, रेवड़ी बांट रहे हैं आप। देखिए गौरव जी, जिस समय भारतीय जनता पार्टी 2014 में देश की सत्ता में आई, अच्छा, कोरोना पर वापस 6 साल बाद आया है उसके बता रहा हूँ, जी। उस समय मैंने आपको याद दिला दूं। सुन लीजिए, उस जी। समय स्थिति होती थी कि रोज अखबारों में खबर छपती थी हम्म, कि फला परिवार में फला लोगों की भूख से मौत। अच्छा, आपको ध्यान होगा कि जब हम सरकार में आए तो हमने सबसे पहले ऐसे विषयों पे जिलाधिकारी की जिम्मेदारी सुनिश्चित की अच्छा, कि ऐसे व्यक्ति जो इस स्थिति में हैं, कम से कम इतने आज़ादी के इतने सालों बाद अब हमें भूख से मौतें नहीं अच्छा, जाननी चाहिए, नहीं देखनी है। अच्छा, और आपने देखा होगा कोरोना जैसे संकट काल में भारत सरकार ने निर्णय लिया और उससे भी आगे बढ़ते हुए हमारी उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी आदित्यनाथ कोरोना खत्म हो गया, बंद कर दीजिए, क्या बंद नहीं कर रहे हैं? सुन तो लीजिए बात को। अपना आधार बना लिए। योगी आदित्यनाथ जी ने निर्णय लिया कि कहीं का भी राशन कार्ड हो हम उस पर राशन देंगे। ठीक, आपने देखा होगा जिस समय तमाम प्रदेशों से उत्तर प्रदेश बिहार के श्रमिक भगाए जा रहे थे, अच्छा, हमने उस समय भी सबको राशन दे करके ये स्थिति रखी कि कहीं पे कोई भूखा न सोने पाए। अच्छा, और उसको जनता में तो आपकी उपलब्धि है, उपलब्धि, आपका कहना आपकी उपलब्धि है, बिल्कुल हमने और इसी को उपलब्धि को आधार बना लिया है। सीधा बोलिए, काल में हमने सीधा बोले विवेक भूखा श्रीवास्तव नहीं जी, सोने आपकी दिया। उपलब्धि है, इसको आपने अपना आधार बना उस लिया। ठीक है, संकट तारिक खान काल पूछूंगा, में हमको हो गया। हमने किसी तारिक को भाई, भूखा नहीं सोने उपलब्धि है, दिया। आधार बन चुका है, बोलिए। बिल्कुल उपलब्धि कि आज भाजपा के राज में कोई भूख से मरता नहीं चलिए, है, कोई भूखा कोई नहीं राज में सोता मरता है। नहीं, पहले ऐसा भूखे है। मरते थे, पहले गौरव भूखे भाई, मरते थे। ठीक है, गौरव भाई, जी बोलिए। देखिए, किसी भी डिस्कशन का या डिबेट का मकसद ये होता है कि हम एक निष्कर्ष पे कहीं ना कहीं पहुंचे। बिल्कुल, देखिए, बीजेपी की कथनी और करनी में बड़ा फर्क है, मैं बार बार कह, अच्छा, आप आत्मनिर्भर भारत की भी बात करते हैं और मनरेगा का बजट लगातार कम किया गया, कम कर मजदूर काम कर रहा था, पैसा मिल रहा था, जी। ये फ्री भी नहीं है। जी, मनरेगा का बजट कम कितना किया गया? जी, 21 में 98,000 करोड़, जी, 22 में 73,000 करोड़ और मौजूदा साल में 60,000 करोड़। 60,000 करोड़। क्यों किया? क्या मिलेगा इससे? बात करेंगे आत्मनिर्भर भारत। अरे कहते ना कोई इसलिए भूखा नहीं मैं सो रहा है, हमेशा- कह रहा है कोई भूखा हाँ? नहीं सो रहा है, कोई भूखा नहीं सो रहा नहीं है। नहीं गौरव भाई, देखिए, भूखा नहीं सो रहा है, जी, ये बात ठीक है, हम्म, ये बात ठीक है, ये उनका हक उनको वापस कर रहे हैं। अच्छा, मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि हाँ। या आप एक नाव पे बैठिए, हम्म, मीठा भी मेरा और कड़वा भी मेरा, और दोनों नाव पे चलकर आप ये भी कहेंगे कि फ्री भी गलत है। और फिर कर्नाटक में अभी जो इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें जानते हैं क्या था गौरव भाई? जी, रोज आधा लीटर दूध, लीजिए। 5 किलो अनाज मुफ्त देंगे, दीजिए। 3 सिलेंडर मुफ्त देंगे। तो अच्छी बात है ना, क्या केरला दिक्कत है? के- क्या दिक्कत है? जी। दूध भी लीजिए, दूध तो लीजिए, गौरव अनाज भाई, लीजिए, सिलेंडर कहीं- लीजिए, तो चाय पीजिए, प्रधानमंत्री क्या दिक्कत है आपको? गरीब तो गरीब प्रधानमंत्री ने ऐसा परिवार भाषण को क्यों अगर दिया आधा था कि लीटर फ्रीबी दूध से देने की नुकसान है? बात हम करते कि उसके घर चाय गौरव बन भाई, सके, एक सेकंड हाँ। तो आपको गौरव दर्द भाई, है। हाँ, गौरव भाई, देखिए, दर्द तो विवेक से दर्द हो रहा प्रधानमंत्री है क्यों कहते हैं कि, गौरव भाई सुनिए तो, सुनाइए, तो प्रधानमंत्री क्यों कहते हैं कि फ्रीबी से हिंदुस्तान बर्बादी की तरफ जा रहा है? लीजिए। या ये बात प्रधानमंत्री की सही है और या इनका देना गलत है? दोनों बातें तो सही नहीं हो तारिक सकती। जी, भाई, आदमी आम तारिक आदमी भाई, पार्टी तो नहीं विवेक सर कहती, जवाब हम दे रहे हैं तो आपकी बात का। भाई, वैसे जवाब दे दोनों बातें नहीं सही। तारिक जी, हाँ। आप 2-3 चीजों को गड्ढमगड कर रहे हैं। अच्छा, जो मूलभूत आवश्यकताएं है, रोटी, कपड़ा, मकान, अच्छा, प्रधानमंत्री आवास योजना में हम मकान दे रहे हैं, ठीक है, शहरों में भी दे रहे हैं, कपड़ा भी दे रहे हैं ग्रामीण क्या? इलाके में भी दे रहे हैं। कपड़ा नहीं मिलता अभी राशन पे। सुन लीजिए,
राशन से भोजन की व्यवस्था दे रहे हैं जी, अगर उसकी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी की जा रही है ताकि जो गरीब से गरीब भारतीय ये दूध बोल रहा है, दूध दे रहे हैं आप लोग, ये घोषणा पत्र में था अच्छा अच्छा, कर्नाटक की। कर्नाटक का घोषणा पत्र है। नहीं बिल्कुल है, दूध बांट रहे थे क्या वहाँ पर? उसमें कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा अगर आधा लीटर दूध गरीब परिवार को दिया जा रहा है अच्छा अच्छा, कि उसके यहाँ भी चाय बन सके, चलिए उसके चाय यहाँ बनेगी, भी सामान्य जो दिनचर्या है वो शुरू से हो सके, अच्छा उसमें किसी को दर्द नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये मूलभूत आवश्यकताओं में आता है। दर्द इनको सपा को हो रहा है इसे दर्द? तब होता है जब कोई कहता है कि मैं लैपटॉप दूंगा, मैं अच्छा। स्कूटी दूंगा, अच्छा, मैं बिजली दूंगा, मैं ये दे दूंगा। तो ये चीजें जो मूलभूत आवश्यकताओं से इतर है तारिक जी, जी, वो इस तरह की रेवड़ियों में शामिल है। अच्छा, तारिक को दर्द हो रहा है, तारिक का दर्द क्यों हो रहा है आपको भाई, तारिक भाई दिक्कत ये है। दर्द क्यों हो रहा है गौरव भाई देखिए, जब गरीब ये सीधे सीधे हाँ। प्रधानमंत्री की कही हुई बातों को ही गलत कह रहे हैं। देखिए अच्छा। फ्री भी जन कल्याणकारी योजनाएं, अब एजुकेशन अच्छा, गरीबों को यह लाभ मिल रहा है, आपको दिक्कत है क्या? गरीबों को लाभ मिल रहा नहीं, है, दिक्कत है क्या आपको? गरीब के लिए तो हम लड़ रहे हैं। हाँ। हम तो लाभ देने की अपने मैनिफेस्टो में ये सारी चीजें हमने लिखी थी। अच्छा हम उसके खिलाफ कहाँ हैं? अच्छा हम तो साफ साफ कह रहे हैं कि उन्होंने जो आपको दिया है हमें उनको वापस करना है। अच्छा, समानता लेकर आगे, समानता नहीं। क्या बात, बहुत अच्छी बात अमीर है। बहुत अमीर होता जा रहा है, गरीब नीचे आता जा रहा है। इसी को पैरिटी दिलीप भाई बताएंगे समानता है क्या है? नहीं, दिलीप भाई की बात मैं सुन नहीं पाया, उनकी आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, तारिक साहब, दिलीप भाई विशेषण देंगे समानता है क्या है, ठीक है नहीं, बोलिए। मैं कह रहा हूँ कि फिर प्रधानमंत्री मंचों प्रदीप से भाई ऐसा बोलेंगे। क्यों बोलते हैं? चलिए ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री गलत कह रहे हैं, तारिक साहब, श्रीवास्तव जी इसको मान रहे हैं कि प्रधानमंत्री गलत है। लीजिए बस चलिए, ये बोलिए, इतना मान लें कि प्रधानमंत्री गलत है। तारिक साहब, हाँ जिंदाबाद बोल देंगे। समानता तो आप जिंदगी में नहीं ला पाएंगे। अच्छा, अरे कैसी बात कर, समाजवादी पार्टी है भाई, समानता वाली पार्टी नाम बोलते हैं। समाजवादी है, अच्छा लेकिन उसी समाजवादी पार्टी में जब सैफई पहुंचेंगे अच्छा तो एक परिवार कहां से कहां पहुंच गया अच्छा, और आम लोगों की अब ये दर्द क्या आपको है, अब ये दर्द आपको है, अब ये दर्द मुद्दा ये बेबी नहीं। आपको है। गौरव भाई जी। मुद्दे से दूसरी तरफ जा। जी नहीं वो आप अभी मैं जैसा ऐसा सब गिनाऊंगा, कोई मतलब नहीं। बिल्कुल बिल्कुल मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये जो नहीं। आप समाजवादी पार्टी कैसे समानता की बात कर रहे हैं, जी, क्या वो समानता सैफई में दिखती है? लीजिए क्या वो समानता इटावा में दिखती है? जी, नहीं दिखती है। अच्छा ये इन बात बेबुनियाद बातों का कोई मकसद नहीं तारिक भाई। जी। इसे लोक कल्याणकारी योजनाओं का है। चलिए। ऐसी योजनाएं जिससे लोक का कल्याण हो और ऐसी योजनाएं जिसे लोग को बताओ रेवड़ी आप बांटने की बात करते हैं। दोनों में अंतर है। इस मूलभूत को, इस बारीक रेखा को समझना पड़ेगा। नहीं, ठीक है। तो इसको इस एक तरह से चीज, उलझा के बात नहीं एजुकेशन को होनी किस में चाहिए। डालेंगे गौरव भाई? एजुकेशन और स्वास्थ्य, इसको किस में डालेंगे? एजुकेशन भी मुफ्त है, स्वास्थ्य भी मुफ्त है। किसी भी प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में चले नहीं, जाइए। इसको रेवड़ी कहेंगे या जन कल्याणकारी कहेंगे? क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल जन कल्याणकारी योजनाओं में आता है चिकित्सा है, अरे शिक्षा हो रहा है है, भाई, शिक्षा तक कहाँ बस्ता भी पैसे मिल जा रहा है, रहे हैं? यूनिफॉर्म भी मिल रही है, आपको नहीं पता केजरीवाल दे क्या? रहे तो आपको दिक्कत क्या है फिर? हमने शिक्षा पे कहाँ पर उठाया? हमने तो पानी बिजली की बात की है। जी। जिस तरह से केजरीवाल इस तरह ये से राशन दो- है, दो सौ- पाक है, उधर दो सौ पानी मिल रहा है, दिक्कत क्या है? 200 यूनिट के नाम पे देश को धोखा देने की बात हो रही है बिजली जी में। चलिए ठीक है, हो हमने गया। इसकी बात की चलिए है। प्रदीप भाई को इस लूंगा, तरह बिजली प्रदीप व्यवस्था का ठीक है, प्रदीप तुम्हारी बुरा बात। हाल है। अरे उनका समय भी है भाई। ये दूध फ्री में दे तो ठीक है, अगर हमने पानी फ्री में दे दिया तो इनको आपत्ति है। चलिए आप ठीक है, पानी दे ठीक कहाँ है, है? प्रदीप तुम्हारी बोलेंगे भाई। भाई फिर आप हमने- इस समय हर- कांग्रेस हर- ठीक है, विपिन भाई हो गया, अगर आप विपिन भाई, लोगों ने यही दिया होता विपिन भाई हो गया, तो हर घर जल प्रदीप जल तिवारी योजना फिलहाल लागू बोलेंगे भाई। करती। यहाँ पर लगातार बजाय पताका उनकी लहरा रही है। प्रदीप भाई बोलिए। देखिए गौरव जी, जिस तरीके से भी बड़ी बड़ी बातें विवेक जी कह रहे थे जी। कि कोई भूख से नहीं मर रहा है हाँ। और हमने भूखमरी खत्म कर दी और सभी को राशन मिल रहा है। हाँ। तो इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो 2020 का जारी किया गया, उसमें 94 नंबर पे भारत कौन का एजेंसी नाम है है। प्रदीप और जी? हमसे क्या आगे- उसके आंकड़े, आगे- क्या आधार देखिए, है? विवेक जी, विवेक जी, मैं इसीलिए बीच में मैं बोलता कहता हूँ सुन लीजिए। सुनिए, गंभीरता सुनिए, से डालिए। ये विवेक गंभीर सुनिए। विषय है। ये गंभीर विषय आप आपको सुनना विवेक पसंद सुनिए, है। सुनिए। नहीं, हम बता रहे हैं ना, कौन सी एजेंसी है जो ग्लोबल इंडेक्स जारी करती है? उसके आंकड़े के आधार क्या है? बता दें, आप विनम्रता से पूछ रहा हूँ। नंबर 94 नंबर पे आता है। अरे अब कहते हैं 194 पे आए। उस एजेंसी की प्रामाणिकता क्या है? बातें देखिए, उसके आंकड़े क्या है? करने में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बहुत माहिर है। नहीं, हम माहिर हो ना माहिर हो, लेकिन ऐसे फर्जी आंकड़ों का, ऐसे फर्जी एजेंसियों के ग्लोबल 100 इंडेक्स का बाजा आप कब तक बजाएंगे? ने पूछा क्या भारत में एक भी मौत नहीं हो रही भुखमरी से? आप बताएं कहाँ हुई है? हाँ, तो वो एफिडेविट जब फाइल करने की बात कही गई हाँ। तो उन्होंने उससे साफ इनकार कर दिया। लीजिए। कहा भी स्पष्ट क्यों इनकार कर दिया भाई आपने? नहीं है, ये स्पष्ट
डाटा नहीं मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने तथ्यहीन बातें हैं। आप जिस ग्लोबल 100 इंडेक्स की बात कर रहे हैं, आप बताएं कौन एजेंसी जारी करती है, उसके आंकड़े का आधार क्या है, उसकी प्रामाणिकता क्या है। आप बताओ, प्रवक्ता बैठे, आप बताएं विस्तार से, हम लोग का भी ज्ञानवर्धन हो जाएगा। केवल ग्लोबल 100 इंडेक्स का बाजा बजाते हुए अच्छा ये विषय समझ से परे है। जहाँ से कांग्रेस पार्टी ने मनरेगा जैसी योजना ला करके लोगों को उनका अधिकार दिया था रोजगार का, जिससे कम से कम ग्रामीण लोग जो थे वो रोजगार करके अपनी रोजी रोटी तो कमा रहे थे। हाँ। मगर ये करते क्या है, उसको भी बजट को 73,000 करोड़ कम जो बजट था उसको कम करके 60,000 करोड़ पे ले आते हैं। तो लगातार आप देखेंगे जो लोगों के ग्रामीणों के हितों की योजनाएं होंगी, वो किसानों के हितों की योजनाएं होंगी, उस पर भारतीय जनता पार्टी को धाराघात करती रहती है। अच्छा ठीक है, अपने मित्रों के लिए कोई योजना चलो ठीक है, मैं इसका जवाब दीजिए। दिलीप भाई आखिरी कमेंट लेता हूँ। देखिए गौरव जी, मनरेगा में बार बार ये बात करते हैं, जो सच्चाई सामने बोल रहे हैं आपके, कम तो हुआ ही बजट। आजादी के इतने सामने सालों, रुक जाइए, आजादी के इतने सालों में ये गड्ढा खुदवाने के लिए अच्छा पैसा जारी कर रहे जी, और किस तरह से इन्होंने किसान को श्रमिक बनाने का कार्य किया है। चलिए आपने भारत की कृषि व्यवस्था की रीढ़ तोड़ी है। लीजिए, आप भारत की कृषि व्यवस्था को चौपट करने के अपराधी हैं। लीजिए, कभी इस पे विस्तार से चर्चा करिएगा प्रदीप जी। चलिए, आपने किसानों के उस ताने बाने मुद्दा रखूंगा किया है, उसमें विस्तार चर्चा हो। दिलीप भाई आखिरी कमेंट आपका। दिलीप भाई, आपने भारत की जो कृषि आधारित जीवनचर्या थी उसको नष्ट करने का काम किया। आपने किसानों को मजदूर बनाने का पाप किया है। लीजिए, पाप किया आप लोगों ने। ठीक है दिलीप भाई, अब आपका विश्लेषण हो जाए 1 मिनट का, बस उसका डिबेट को खत्म करता हूँ जी। कौन पापी है कौन पुण्यात्मा है आप ही बता सकते हैं जी। अभी विवेक भाई कह रहे थे कि हम कर्नाटका में दूध दे देंगे तो क्या गुनाह हो जाएगा जी। इसके पहले तो वहाँ ना कोई चाय पी रहा था ना कोई चाय पी रहा हो। नहीं सही बात है, दूध नहीं कहा कि हम जो है वो लैपटॉप और इस सब की बात नहीं करते हैं जी। अभी पिछले साल योगी जी ने स्मार्टफोन बांटे थे यहीं पे, बिल्कुल बांटे थे स्टेडियम में, पिछले ही साल की बात है। तो वो स्मार्टफोन क्या होते हैं, वो भी खाने के काम में आते हैं क्या? कुल मिलाकर के गौरव जी बात यही है कि हर राजनीतिक पार्टी फ्री बांटने का काम करती है सोशल प्रिंसिपल्स के नाम पर, जिसका कहीं कोई सोशल प्रिंसिपल से लेना देना नहीं है। और ये एक तो देश में महंगाई बढ़ाने का काम कर रहा है और उससे बड़ी बात है देश में बेरोजगारी बढ़ाने का काम कर रहा है, देश में गरीबी बढ़ाने का काम की यही फंडा कर रहा है। क्योंकि जिसको फ्री का राशन मिल जाएगा, फ्री का पानी मिल जाएगा, फ्री की बिजली मिल जाएगी, फ्री का घर मिल जाएगा, सब कुछ फ्री का मिल जाएगा, तो वो काम नहीं करेगा। और ये प्रैक्टिकल सत्य है कि पहले जो मजदूर होते थे और अब जो मजदूर हैं उनमें बड़ा फर्क आ गया है। अब मजदूरों को मजदूरी की चिंता नहीं है, वो शहर में पिकनिक मनाने आते हैं, मिल गई तो मिल गई, नहीं मिली तो नहीं मिली, क्योंकि उनको पता है कि खाने का राशन सरकार दे रही है, रहने का घर सरकार दे रही है, एडिशनल पैसा कमाने चले आए हैं, मिल गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। क्या बात है, ये सच्चाई है। और अगर यही ट्रेडिशन सरकारों का रहा तो इस देश पर गरीब बैठ करके हमेशा खाएगा, क्योंकि वो सरकार को 5 साल में एक बार वोट देगा और उस एक वोट की रॉयल्टी वो पूरे 5 साल खाएगा और उसकी कीमत जो मिडिल क्लास है और जो लोअर मिडिल क्लास है वो चुकाएगा। ठीक है, आप सभी का इस महत्वपूर्ण चर्चा जोड़ने के बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पर चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण चर्चा थी, मुफ्त की राजनीति या अभियानों की ललक, और सबसे महत्वपूर्ण बात है किसी को नहीं है जनता के मुद्दों की कसक। चर्चा बहुत महत्वपूर्ण थी और चर्चा यहाँ पर हुई, चर्चा तमाम मुद्दों से हटते हुए तमाम अलग मुद्दों पर चली गई, पर सबने देखा कि जब चर्चा यहाँ पर मुफ्त की रेवड़ी की आती है तो सभी लोग अपना बखान करना शुरू कर देते हैं। सभी लोग कहते हैं कि क्या कुछ हम बेहतर जनता के लिए कर रहे हैं, पर जनता की जो जरूरतें हैं उस पर कोई बात करना नहीं चाहता। कोई दूध बांटता है तो कोई सिलेंडर कम देता है, कोई पानी देता है तो कोई बिजली का बिल माफ करता है। पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जनता को योग्य बनाइए कि ना उसको राशन की जरूरत पड़े, ना उसकी जरूरत पड़े आपको मकान की, ना जरूरत पड़े आपके दूध की, ना सस्ते सिलेंडर की। जब वो जनता योग्य बनेगी तो उसको कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी और जो मुफ्त की राजनीति है वो स्वयं खत्म हो जाएगी। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रोजगार उत्पन्न कराइए, स्वरोजगार दीजिए और जनता को सक्षम बनाइए, ना कि मुफ्त की राजनीति को फैलाइए। क्योंकि जनता का केवल एक ही सोच होती है, जनता कहती है कि ना चाहिए हमको रेवड़ी, ना चाहिए हमको सम्मान, हमको चाहिए केवल रोटी कपड़ा और मकान, वो भी अपने बलबूते पर, अपनी मेहनत पर और अपनी साख पर, अपनी क्षमता के आधार पर, ना कि मुफ्त की रेवड़ी की बिसात पर। क्योंकि मुफ्त की रेवड़ी जो संस्कृति है वो कहीं ना कहीं आने वाले समय में भारत को कमजोर ही करेगी, ना कि लाभ करेगी। भारत को मजबूत बनाना है, विश्वगुरु बनाना है, तो इस तरह की राजनीति को, इस तरह की संस्कृति को अब
विराम देने का समय आ गया है। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।